Hello class 10 students, welcome to online classes, and today we are going to understand in chapter 12 electricity the topic electrical resistance. In our previous classes we have understood Ohm's law and circuit diagram. So as we have understood the Ohm's law, now we are going to understand about electrical resistance. So we saw in Ohm's law में हमने देखा था कि ओम्स लॉ बोलता था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम करेंगे तो करंट कम होगा। कब? जब एक कंडक्टर का टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन यानी उसकी लंबाई, चौड़ाई, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये सब चेंज ना हो तो। यानी कि इसको अगर हम लोग करंट को I से डिनोट करें, पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करें, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाना पड़ेगा। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी R रहेगा। ये R क्या है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। जब भी हम कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं इक्वल टू साइन आ जाता है। साथ में ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ये हमेशा डिपेंड करता है उस एक्सपेरिमेंट में जो चीज चेंज हो सकती है, स्वभाव। लाइक फॉर एग्जांपल उस कंडक्टर का स्वभाव कैसा है, उस कंडक्टर का नेचर कैसा है, कौन सा कंडक्टर है, कितना लंबा कंडक्टर है। यानी कि ये आर जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू उस मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगी, उसकी वैल्यू उस मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी यही हुआ। यानी कि अब फॉर्मूला ओम्स लॉ का बना V इज इक्वल टू आई इंटू आर। V इज इक्वल टू आई इंटू आर, जिसमें से V है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, I है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर और रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर R है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। क्या है? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये R प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, थिकनेस ऑफ कंडक्टर, या थिकनेस की जगह आप क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बोल सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर मतलब वो कंडक्टर कौन सा है, किस चीज का बना हुआ है, आयरन का है, कॉपर का है, सिल्वर का है, गोल्ड का है, वॉट एवर इट मे बी, दैट विल बी इट्स नेचर। और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर कितना है उस कंडक्टर का, क्या वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या वो टेम्परेचर कम हुआ। टेम्परेचर बढ़ने और कम होने से आर की वैल्यू भी चेंज होगी। यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये जो आर है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिला है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय आर, ये तो समझ ही गए, इसको आर से डिनोट करते हैं हम लोग, और इसका ऐसा यूनिट ओम होता है। अब देखें हमने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम। इस साइंटिस्ट, इस फिजिसिस्ट को ऑनर देने के लिए उसी के नाम पर इसकी यूनिट रख दी गई है। ऐसा यूनिट है ओम, बोलेंगे ओम और लिखेंगे ओमेगा। ओके, नाउ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो ये मिला हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसका डेफिनेशन देखते हैं। ये डेफिनेशन बोलता है कि रेजिस्टेंस इज एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मतलब कि एक कंडक्टर से जब चार्ज फ्लो हो रहा, करंट फ्लो हो रहा बोलूंगा, चार्ज मूव हो रहा, करंट फ्लो हो रहा, तो रास्ते में उस चार्ज को उसको कितना अपोजिशन मिल रहा है, अपोजिशन को समझने के लिए रुकावट बोलते हैं। रुकावट को समझने के लिए इस डायग्राम को देखें। ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर हो सकता है आयरन का बना हो या फिर सिल्वर का बना हो या किसी भी दूसरे मटेरियल कंडक्टर है ये। अब इसके अक्रॉस दो एंड में, एक छोर दूसरा छोर, उसमें हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी को, सेल को। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी में या सेल में। नेगेटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखा है, डिफरेंस इन पोटेंशियल। एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम।
तो इलेक्ट्रॉन वायर से गुजरा, हम मानते हैं कि वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम है। अब देखते हैं रेजिस्टेंस होता क्या है। जब ये कंडक्टर से फ्लो होगा, ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से गुजरेगा, तो बीच में उसको दूसरे एटम मिलेंगे। दूसरे एटम्स में बीच में न्यूक्लियस होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाहर के इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, तो वो इधर उधर मूव करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी सॉरी बैटरी लगने के कारण वो भी मूव होने लगेंगे, तो पॉजिट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज बच जाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज के बीच से गुजरेगा ये नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि इसको यहाँ गुजरने के लिए, इसको यहाँ पास होने के लिए, फ्लो होने के लिए बीच में रुकावट होगी। रुकावट के कारण ये उतने अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा जितने अच्छे से उसे होना चाहिए था। इस रुकावट को ही हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। इस रुकावट को ही हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब ये जो V पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर मान लो वो 1 ओम का है, 1 वोल्ट का है, तो करंट 1 एम्पियर का नहीं होने वाला। क्यों? ऐसा कब होगा? जब 1 ओम का रेजिस्टेंस होगा। याद है ना फॉर्मूला क्या बोलता था? V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो V भी 1 हो और I भी 1 हो, दोनों एक दूसरे के बराबर हो, ऐसा हो पाएगा क्या? ऐसा तभी होगा जब रेजिस्टेंस भी 1 ओम का हो, मगर अगर उसकी कुछ वैल्यू होगी तो करंट कम हो जाएगा। करंट कम होगा। करंट क्यों कम होगा? क्योंकि उसके फ्लो होने में रुकावट आ रही है। रुकावट कौन पैदा कर रहा है? कंडक्टर के अंदर छोटे छोटे एटम्स हैं, वो उसको, उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज अपोज करेगा। यानी कि ये रिपल्शन अट्रैक्शन के कारण उसको एक अपोजिशन मिलेगा, मतलब रुकावट मिलेगी, जिसके कारण वो आगे बढ़ने में उतने अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाता। आगे बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन मूव होता है, तभी तो करंट फ्लो होगा, बट नॉट दैट मच फ्रीली। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और अगर रेजिस्टेंस के बारे में, वर्ड के बारे में सोचोगे, तो रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है रुकावट। तो हमने डेफिनेशन भी समझ लिया, कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं। V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। चलो R को अकेला छोड़ देते हैं, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई हो गया। ओके, यानी कि अभी कभी हमको किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस पता करना है, तो हम उसमें से बैटरी को कनेक्ट करेंगे, उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो देखेंगे, और कितने वोल्ट की बैटरी है वो देखेंगे, तो अपने आप पता चल जाएगा कि कितना रेजिस्टेंस है। एक चीज ध्यान देना, resistance of any conductor do not depend upon potential difference and current. Actually कंडक्टर का, किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस उसकी खासियत होती है, प्रॉपर्टी होती है ना, उसकी खासियत होती है। उसकी खासियत मतलब कि अगर वो किसी लंबाई, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया का है और किसी टेम्परेचर में है, पर्टिकुलर टेम्परेचर में है, उसकी एक निश्चित लंबाई ले लिए, उसका एक निश्चित थिकनेस या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिए, तो उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। चाहे कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करो, चाहे कितना भी करंट फ्लो हो जाए, रेजिस्टेंस उसका कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो तो उस मैटर की खासियत है। हाँ, आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ते जाएगा, ये तो हमने देखा है ओम्स लॉ के थ्रू, मगर रेजिस्टेंस उसका बिल्कुल सेम रहेगा अगर उसका लंबाई, चौड़ाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया और टेम्परेचर सेम रहे तो। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम, अभी देखे थे हमने। तो कब बोलेंगे कि किसी रेजिस्टेंस, सॉरी किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है? कब होगा? V अपॉन आई होता है, तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर पे 1 ओम होगा रेजिस्टेंस। ऐसे वाले डेफिनेशन को हमें याद करना पड़ता है, बोर्ड में पूछ लेता है किस प्रकार से, कि डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो डिफाइन में बच्चे लिख के आ जाते हैं ओम। पूछा नहीं है कि क्या है रेजिस्टेंस, वो बोल रहा है डिफाइन करो उसको। तो डिफाइन में हमें कैसे करना पड़ता है? हम वी कैन डिफाइन बाय 1 ओम। कैसे? देखो, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट रखे और करंट फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर से 1 एम्पियर का, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाएगा। देखो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। सबकी वैल्यू 1 रख दो, दूसरे की वैल्यू 1 आ जाएगी फिजिकल क्वांटिटी की। देखो, then the resistance of that conductor is said to be 1 ohm. It is very important type of question which is asked in board. So ये आइडिया को जरूर याद रखें कि कभी यूनिट का पूछे, यूनिट के बारे में, तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है। अभी बात किए थे हमने कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन
ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है कितना लंबा कंडक्टर है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखो। मान लो कि आप एक इलेक्ट्रॉन हो, आपको एक रोड में दौड़ना है एक कांस्टेंट स्पीड से। उस रोड में बहुत सारे लोग भी खड़े हैं, तो जितना लंबा रोड होगा उतना ज्यादा रुकावट आपको मिलेगा, उतने ज्यादा लोगों से आप टकराओगे। जितना ज्यादा लंबा रोड रहेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस भी होगा, जितना ज्यादा वायर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी होगा। इसीलिए रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरा है थिकनेस ऑफ कंडक्टर। यहाँ थिकनेस की जगह, इस थिकनेस की जगह अगर मैं इस थिकनेस की जगह अगर मैं लिख दूं क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख दूं। क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में आप जानते हैं कि मान लो एक आपने एक बड़ा सा लंबा सा क्यूबॉइड लिया, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रेक्टेंगल होगा, है ना। उसका एक थिकनेस कैसा है वो कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। सही बात से अगर उसको देखें तो जैसे कि एक सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया एक सर्कल होगा, ठीक। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखो। फिर वही बात, आप एक इलेक्ट्रॉन हो, एक रास्ते में आपको दौड़ना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से बहुत आगे बढ़ना है, मगर वो रास्ता बहुत सकरा है। सकरा है मतलब नैरो है, तो आपको लोगों से ज्यादा टकराने की पॉसिबिलिटी होगी। आप वहां पे खड़े लोगों से ज्यादा टकराओगे, यानी ज्यादा अपोजिशन मिलेगा आपको, ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। यानी कि पतले वायर में ज्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है और मोटे वायर में कम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि किस पे डिपेंड करता है। और नेचर ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ कंडक्टर का मतलब होता है कि क्या खासियत का कंडक्टर है, किस चीज का बना हुआ कंडक्टर है। बात कर रहे हैं आयरन का बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, एल्युमिनियम का बना हुआ है या गोल्ड का बना हुआ है। हर किसी मटेरियल का अलग क्षमता होगी रेजिस्टेंस पैदा करने की। और आखिरी में है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, यानी कि कितना टेम्परेचर है कंडक्टर का। टेम्परेचर बढ़ने और कम होने से रेजिस्टेंस कम या ज्यादा होता है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, हम लोग देखेंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। ये डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल है। एक एग्जांपल छोटा सा दूंगा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइस में सोलर सेल्स जानते हैं आप। सोलर सेल्स को धूप में हम रखते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है उसका और रेजिस्टेंस कम हो जाता है। मगर कुछ कंडक्टर ऐसे भी होते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिसका टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस बढ़ता भी है। यानी कि आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज हो। तो ये चार चीजों पे डिपेंड करता है, चार चीजों पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ कंडक्टर, थिकनेस या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। आगे बढ़ते हैं और एक देखते हैं न्यूमेरिकल जो हमने आज पढ़ा उसके बेसिस पे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। मतलब क्या क्या दिया है, करंट बह रहा है 2 एम्पियर का जब पोटेंशियल डिफरेंस 0.1 वोल्ट का है, तो रेजिस्टेंस पता करो। हमको मालूम है ओम्स लॉ के थ्रू V इज इक्वल टू आई इंटू आर, मगर आर पता करना है तो ऐसा सेट कर देते कि आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। चलो वैल्यू रखते हैं 0.1 अपॉन 2। 0.1 को 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं, 10 नीचे जाएगा 20 बन जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होके आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 डिवाइड करके देखिए 0.05 ओम आएगा। इतना रेजिस्टेंस है उस वायर में, कंडक्टर में, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया था और कितना करंट बना रहा था, वो फ्लो हो रहा था, वो भी दे दिया था। आंसर लिखेंगे द रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ वायर इज 0.05 ओम। याद रखना कोई भी न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो उसके 4 पार्ट्स होते हैं, उस प्रकार से ही आपको मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आपने गिवन लिखा है तो उसमें कुछ मार्क्स होंगे, टू फाइंड में क्या पता करना है उसमें लिखे हैं तो कुछ मार्क्स होंगे, सॉल्यूशन के कुछ मार्क्स होते हैं और आंसर लिखने के भी कुछ मार्क्स होते हैं। तो ये पूरा लिखने पर ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल करते हैं। एन इलेक्ट्रिकल
an electric iron draws a current of 3.4 एम्पियर। एक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन है, जैसा प्रेस करते हैं हम लोग कपड़े को वैसे वाला, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है 3.4 एम्पियर का, जब उसको 220 वोल्ट का सप्लाई लाइन दिए। सप्लाई लाइन का मतलब क्या होता है, आपको घरों में जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड होता है वो 220 वोल्ट का है। यूनिट से समझो क्या दिया है, 220 वोल्ट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है। करंट उसमें कितना आ रहा है, 3.4 एम्पियर का। व्हाट पूछता है, व्हाट करंट विल फ्लो विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। तो बोलता है कि अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करके 110 कर दिए, तो बताओ अब उसी कंडक्टर से, यानी इलेक्ट्रिक आयरन असल में एक रेजिस्टेंस ही तो पैदा करता है, एक रेजिस्टेंस है, वो काम की चीज है। रेजिस्टेंस काम की चीज होती है। रुकावट मतलब ऐसा नहीं कि करंट को बर्बाद कर दे रहा है। अरे करंट तो फ्लो हो रहा है, मगर वो हमारे काम का कब आएगा, जब हम उसको किसी तरीके से यूज करेंगे, या तो उससे हीट पैदा करें, या तो उससे लाइट पैदा करें, या तो उससे कुछ साउंड पैदा करें, कुछ ना कुछ एनर्जी में हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक आयरन में वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस पैदा होता है और करंट बहकर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है हीट के फॉर्म में। ये बात तो अलग बात हुई। तो बताओ इसमें दिया क्या है, गिवन I1 पहले करंट फ्लो हो रहा था 3.4 एम्पियर का, जब पोटेंशियल डिफरेंस V1 था 220 वोल्ट। मान लो अब पोटेंशियल डिफरेंस को 120 वोल्ट लिख लिए, V2 इज इक्वल टू 110 वोल्ट, सॉरी। तो बताओ करंट कितना फ्लो होगा। आप पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करोगे, करंट चेंज होगा, ये बात तो है, मगर रेजिस्टेंस सेम रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक आयरन वही है। तो हम सबसे पहले R पता करते हैं। तो वी नो डेट R इज इक्वल टू V1 अपॉन I1। V1 और I1 हमें पता है, तो V1 अपॉन I1 से R पता चल जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं 220 अपॉन 3.4। सॉल्व करने का आसान तरीका है, 3.4 को आप 34 अपॉन 10 लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा और बन जाएगा 2200 अपॉन 34। उसको कैंसिल करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1100 अपॉन 17 आएगा। ये 1100 अपॉन 17 लिखा मैंने इसलिए है क्योंकि आगे जाके काम आएगा। और उसको डिवाइड करके दिखा देना, रेजिस्टेंस बन जाएगा 64.7। इसको डिवाइड करके देखिएगा, मैं भी गलत तो कर सकता हूँ, आप एक बार चेक करेंगे। नाउ फॉर द सेम इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस R, क्योंकि इलेक्ट्रिक आयरन सेम वही वाले में, अब बस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहे हैं। तो अब फिर से R इज इक्वल टू V2 अपॉन I2। V2 की वैल्यू दी है 110, सॉरी V2 की वैल्यू दी है 110 और I2 की वैल्यू नहीं मालूम, तो I2 को इधर ले आते हैं और R की वैल्यू अभी कैलकुलेट किए इसलिए R को इधर ले जाते हैं। तो बन गया I2 इज इक्वल टू V2 अपॉन R। देखो R की वैल्यू हमने 64.7 लाए हैं, मगर वो 1100 अपॉन 17 भी तो होता है। इसकी वैल्यू रखते हैं हम लोग, ये वाली वैल्यू रखते हैं 1100 अपॉन 17। क्यों, क्योंकि हमें आसान पड़ेगा। देखो 1100 अपॉन 17 डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 17 है, ऊपर न्यूमरेटर बन जाएगा 110 इंटू 17 हो गया और अपॉन 1100। 1100 एक एक जीरो कटा, ठीक, और 11 1 जा और 11 10 जा, यानी 17 अपॉन 10 आया। डेसिमल बन जाएगा, डेसिमल में 1.7 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो आंसर क्या लिखोगे, व्हेन इलेक्ट्रिक आयरन इज कनेक्टेड विथ 110 वोल्ट सप्लाई लाइन देन इट ड्रॉज 1.7 एम्पियर करंट। आंसर लिखना जरूरी है वर्ड्स में, क्योंकि 1 मार्क्स तो आंसर में रहते हैं लिखने में। सो नाउ आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और उसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने, यू ऑल्सो आर एबल टू सॉल्व आई गेस, बट लेट अस प्रैक्टिस अ लिटिल बिट अबाउट इट। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोलता है, अ कार हेडलाइट बल्ब वर्किंग ऑन 12 वोल्ट कार बैटरी draws a current of 0.5 ampere. The resistance of light bulb is, 4 options are given, 0.5, 6, C option 12 and 24. Which is the correct answer? Think about it, try to solve it and get the answer. Second question, the substance having infinitely high electrical resistance is called, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे, रेजिस्टर बोलेंगे, सुपर कंडक्टर और इंसुलेटर। थिंक अबाउट इट एंड ट्राई टू गिव योर आंसर
if you are able to answer me here, then you can answer me. Otherwise, try to keep it to yourself and practice more questions from reference book. Some reference books are available in the market. Try to solve more number of questions from there. Try to solve more numericals from there so that you can get the practice. This is it for today. Have a nice day.